हम लोग बात कर रहे थे आपका आईपीसी में, और अब बात शुरू हो रही है डेफिनेशन क्लॉज की। पहले जो आईपीसी थी उसमें डेफिनेशन क्लॉज एक नहीं था, जबकि होना यह चाहिए कि डेफिनेशन क्लॉज एक ही होना चाहिए और उसमें सारी डेफिनेशंस दी जानी चाहिए। पहले जो आईपीसी का प्रारूपण है वो संभवतः 1833 में हुआ, इसलिए संभवतः उतना परफेक्ट नहीं रहा है, और जहां तक हमें लगता है वो तो जल्दबाजी में किया गया होगा, क्योंकि लगभग उन्हीं समयों पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सीपीसी, सीआरपीसी, इन सबके अधिनियमन भी हुए हैं, लेकिन सब में डेफिनेशन क्लॉज एक ही है। लेकिन जहां तक आईपीसी का सवाल है, क्योंकि दंड ये शासन को चलाने का प्रभावी माध्यम है, और शासन को चलाने का न कहें बल्कि कहें दमन का प्रभावी माध्यम है, क्योंकि वो शासन चलाने में इंटरेस्टेड नहीं थे जिन्होंने आईपीसी को बनाया, वे शासन के नाम पर दमन करने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। इसलिए जैसे तैसे बस अधिनियमन कर दो। तो वहां आप देखेंगे कि डेफिनेशन क्लॉज कहां तक विस्तार पा रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। 8 में लिंग, 9 में वचन, 10 में स्त्री पुरुष, 11 में व्यक्ति, अनावश्यक विस्तार है। जब अधिनियमन हो तो डेफिनेशन क्लॉज एक ही जगह होना चाहिए, और इसलिए अब आप देखेंगे कि परिभाषा खंड सेक्शन 2 में आ गया, और जितनी डेफिनेशंस थी यहीं पर इकट्ठा रखी गई। ठीक है, आप देखेंगे 2, 1, 2, 3, 4, यानी डेफिनेशन क्लॉज को इनेक्ट करने का जो ढंग है, जो विधायी ढंग है, अब डेफिनेशन क्लॉज उसी ढंग से इनेक्ट हो रहा है, और पूर्व के जो अधिनियम है उनमें भी डेफिनेशन क्लॉज इसी ढंग से अधिनियमित हो रहा था। सिर्फ और सिर्फ आईपीसी, वहां डेफिनेशन क्लॉज में जरूरी यह स्थिति थी कि एक एक डेफिनेशन एक एक उपबंध का निर्माण कर रही, और यह दर्शित करता है कि तब के शासकों के लिए दंड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा था। अन्यथा टीपीए में भी फिर यही, ठीक है, लेजिस्लेटिव डिवाइस इसका उपयोग होना चाहिए था इसी ढंग से, टीपीए भी अधिनियमित होनी चाहिए थी इसी ढंग से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यह अधिनियमित होना चाहिए। इसका मतलब ही है कि वे नागरिकों के दीवानी अधिकारों के प्रति न उतने संवेदनशील थे और न उतने चिंतित थे। वे किसी भी ढंग से इस देश पर शासन चलाने के लिए, ठीक है, इच्छुक बने हुए थे और उसी का उपकरण खोज रहे थे। इसीलिए जब दंड विधि इसको अधिनियमित करने की बात आई, वो भी प्रक्रिया नहीं, क्योंकि प्रक्रिया से मतलब क्या, कैसे भी दंड दे दो। इसलिए प्रक्रिया जब अधिनियमित की तब तो परिभाषा खंड एक ही में है, लेकिन जब आईपीसी अधिनियमित कर रहे हैं तो एक एक परिभाषा एक एक उपबंध में आ रही है। आखिर विधायिका के हर कृत्य के पीछे कोई आशय देखा जाता है और कोई आशय ढूंढा जाता है, और वो भी उस दशा में जबकि सेम विधायिका अधिनियमों को अधिनियमित कर रही हो और सबके प्रारूपण का ढंग अलग अलग दिखाई देता हो, तब तो विधायी आशय खोजा ही जाएगा। और ये तो हम लगातार बोल रहे हैं कि उनका जोर सिर्फ दंड पर है, उनके दिमाग में जो कुछ आता है वो दंड आता है, नागरिक उनके दिमाग में दूर दूर तक आई नहीं। इसे भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, और अब
भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा, ठीक है, इससे संबंधित संहिता, इनका अधिनियमन हुआ है। तो जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखना शुरू करेंगे तो आप उस जगह जरूर आ जाएंगे जहां आपके दृष्टि का जो कोण है वो उस जगह पहुंच जाएगा कि आपको सारी चीजों में अंतर करना ये सहज हो जाएगा, और तब आपको समझ में आएगा कि इन तीन कानूनों को संपूर्ण रूप से नए सिरे से अधिनियमित करना यही ठीक, संशोधन ये ठीक नहीं था, क्योंकि कॉलोनियल एज, जो औपनिवेशिक युग था, ठीक है, उसको पूरी तरह कानून की फील्ड से समाप्त तभी किया जा सकता है जबकि सारे कानूनों का नहीं, लेकिन जहां जहां कमी मिले वहां वहां उनका नए सिरे से अधिनियमन हो। ठीक है, तो आप जब देखेंगे तो सेक्शन 2 अन्य अधिनियमों की तरह अब भारतीय न्याय संहिता में परिभाषा खंड इसका अधिनियमन कर रहा है। शुरू करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले उसने कहा कार्य, और इसमें भी असेंडिंग ऑर्डर देखना पड़ेगा। हम लोग जैसे सुबह बात कर रहे थे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, पहला स्थान किसको मिला, इसके पीछे कोई ना कोई सोच होनी चाहिए। अप्रत्यय हो, अपराध हो, कुछ भी हो, करेंगे तो कार्यालोक से। शुरुआत कहां से होगी, वो कार्य से होगी, और कार्य के अंतर्गत लोक आएगा ही आएगा। ठीक है, कार्य न करने पर लोप नहीं जन्मता। जब कार्य करने का कर्तव्य हो और आप कार्य न करें तब लोप जन्मता है। और कर्तव्य, जब हम दंड विधि इसकी बात करें तो कर्तव्य को जन्म दे कौन सकता है, विधायिका, बस, इसके अलावा कोई नहीं। विधायिका यानी विधि, क्योंकि विधि विधायिका का उत्पाद है, प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्ट। तो अगर कानून आप पर कार्य करने का कर्तव्य रख रहा है और आप काम नहीं कर रहे हैं, लोक तब है। आप काम नहीं कर रहे, ये लोक नहीं है, क्योंकि काम करने का कोई कर्तव्य है ही नहीं। पूरी तरह मेरी इच्छा पर निर्भर है, और तब अगर हम काम नहीं कर रहे तो भाषा में इस दशा को कहने के लिए जो शब्द है वो ये कि हम आराम कर रहे हैं, तब हम लोप नहीं कर रहे हैं। इसलिए काम को न करना ये लोप नहीं है। जब काम करने का कर्तव्य हो और आप न करें तब लोप जन्मता है। स्थितियों को बिल्कुल ठीक से समझना ये हमेशा ठीक बात होती है, और जब तक स्थिति को आप बिल्कुल ठीक से नहीं समझते तब तक कानून में न तो मजा आता है और न कानून समाज में जो घटनाएं घटती हैं उनको अलग अलग कर पाता है। कानून तो कर देता है, कहने का अर्थ यह कि आप उन घटनाओं को कानून का चश्मा लगाकर अलग अलग करके नहीं देख पाते। आपने काम न करने को लोग समझ लिया। काम न करना ये लोप नहीं है, ये तो आराम है। काम करने का कर्तव्य हो और फिर न करें तो लोप, लेकिन काम करने का कर्तव्य हो और आप काम न करें
तब भी लोभ तो होगा, लेकिन ये लोभ दंडनीय हो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लोभ होगा, नो डाउट होगा, काम करने का कर्तव्य है, आप करते ही नहीं, लेकिन ये लोभ दंडनीय बन जाए, अर्थात ये अपराध का गठन कर दे, इसके लिए जरूरी होगा कि ये लोभ ऐसा परिणाम उत्पन्न करे जिसे विधि द्वारा प्रतिषिद्ध और दंडनीय घोषित कर दिया गया। ठीक है, ये लोभ ऐसा परिणाम पैदा करे। अगर ये लोभ ऐसा परिणाम पैदा नहीं कर रहा तो ये अकृत्य तो है, किंतु ये अपराध की सीमा में नहीं है। क्योंकि हमने आपसे कई बार चर्चा की है कि कृत्य इसके कई पार्ट हो सकते हैं। जब आपका कृत्य ऐसे भयंकर परिणाम पैदा करता है कि वो समाज में होना ही नहीं चाहिए, तब कानून उस परिणाम को उत्पन्न करना किसी भी भांति दंडनीय बना देता है। और आपसे न्यूनतम इस नैतिकता की अपेक्षा होती है कि आप कम से कम ऐसे परिणाम उत्पन्न न करें जो इतने खतरनाक हैं कि वे स्वयं सोसाइटी के अस्तित्व के लिए खतरनाक है। अगर मसला इससे कम है तो अकृत्य यह होगा, और अकृत्य में पीड़ित को क्षतिपूर्ति यह दी जाएगी। और चूंकि अपराध ऐसी स्थिति है जो समाज को खतरे में डालेगी, इसलिए पीड़ित जिसके प्रति यह काम किया गया उसे अनुतोष मिलेगा नहीं मिलेगा इससे मतलब नहीं है। हम इस व्यक्ति को दंडित करेंगे क्योंकि इसने सामाजिक हित की अवहेलना कर दी। इसलिए अपराध के मामले में जब तक शमनीय अपराध इस कैटेगरी में ना आ जाए मसला, तब तक समझौता भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि चीजों में आंखें नहीं बंद की जा सकती। ठीक है, आपने अपराध कर दिया यानी समाज के अस्तित्व के लिए खतरनाक काम कर दिया, फिर भी एक कैटेगरी विधायिका ने रखी क्योंकि बदला नहीं लेना है, आपसे बदला नहीं लेना है, सामाजिक व्यवस्था इसका अधिनियमन करना है। इसलिए फिर भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि वॉट एवर यू हैव डन, अगर वो सिर्फ व्यक्ति के अपने अधिकार तक सीमित है, यद्यपि ठीक है कि उससे समाज का भी बुरा हुआ, लेकिन प्रधान रूप से आप ही का बुरा हुआ, तो ठीक है, हम उसे समझौते की अनुमति भी दे देंगे, अदरवाइज नहीं। और समझौता नहीं हुआ तो दंडित ही करेंगे। लेकिन अधिकांश शमनीय, बहुत कम अपराध हैं, अधिकांश अशमनीय है। ठीक है, तो लोभ जब ऐसे खतरनाक परिणाम पैदा करेगा, अभी भी एक बात बच गई, नो डाउट लोभ ऐसे परिणाम पैदा करेगा जो इतने खतरनाक है कि विधि ने उन्हें प्रतिषिद्ध और दंडनीय बनाया है। लेकिन अभी भी हम ये देखेंगे कि लोभ जो किया गया, क्या वो खतरनाक परिणाम को पैदा करने के आशय से किया गया? लोभ हुआ, सही है, ठीक है, लोभ हुआ, लेकिन आशय तो नहीं था। ठीक है, आशय नहीं था उसे कारित करने को, हो गया, सही है। भूल गए खाना देना कैदी को, और वो किसी रोग से ग्रसित था, वो डायबिटिक था, उसे एक निश्चित समय तक भोजन चाहिए था, नहीं पता था, नहीं दिया खाना, डायबिटीज बढ़ने के कारण, ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा हुए और उसकी मृत्यु हो गई। परिणाम भी हुआ, सारी चीजें हुई हैं, बट इट इज द मियर एक्सीडेंट, ये सिर्फ दुर्घटना है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आशय, ठीक है, यह भी होना चाहिए। अब आशय का अनुमान कैसे लगेगा? वो आपके कार्य और आचरण
जो आपका कंडक्ट है उसी से लगेगा। ठीक है, और आपका आचरण आंखों देखा या आंखों से देखा जा सकेगा, अर्थात आचरण एक तथ्य हो जाएगा। अर्थात जब लोक से संबंधित तथ्य ये प्रमाण दे रहे हो कि आपका लोक एक निश्चित परिणाम को पैदा करना यही था और वो निश्चित परिणाम विधि द्वारा प्रसिद्ध और दंडनीय था, तब ये कहा जाएगा कि आपने आशयित लोप किया है और लोप के माध्यम से अपराध को जन्म दिया है, ये कहा जाएगा। यद्यपि ये ठीक है कि जो कुछ दिखता है हमेशा ठीक वैसा ही नहीं होता, कई बार आंखों देखा भी झूठ है। आपने कई बार, हम लोग देखेंगे राइट टू सेल्फ डिफेंस में पढ़ेंगे कि शेर, ठीक है, हमें लगा शेर आक्रमण कर रहा है या हमें लगा तुम इन्हें मार रहे हो और हमने इन्हें रोक दिया जबकि तुम प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहे थे, तो आंखों देखा भी झूठ हो सकता है। तो फिर इसीलिए एविडेंस एक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि आपके कार्य से जो प्रत्यक्ष आशय अनुमित होता है, जिसका अनुमान लगता है, यदि आप दावा करते हो कि उससे भिन्न आशय आप काम के किए जाने के समय धारित करते थे, तो डेफिनेटली इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू मस्ट प्रूव बिफोर द कोर्ट दैट आई एम, नो डाउट आई एम डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्ट, बट एट द टाइम ऑफ, ठीक है, डूइंग ऑफ दैट एक्ट आई हैव ए डिफरेंट इंटेंशन। ये फिर आपकी जिम्मेदारी होगी। तो काम या तो लोक के माध्यम से होगा और या कार्य के माध्यम से। कार्य क्या है? जब आप अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल एक निश्चित परिणाम को पैदा करने के लिए करते हो आशय पूर्वक, तो आप कार्य करते हो। और जब विधि आप पर कार्य करने का दायित्व रखती और आप अपनी शक्ति को इच्छा पूर्वक रोकते हो जानबूझकर, या ये जानते हुए ये परिणाम पैदा हो जाएगा, तो आप साशय लोप करते हो। ठीक है ना? और दो ही तरीके किसी भी परिणाम को पैदा करने के हो सकते हैं, या तो शक्ति का पॉजिटिव प्रयोग और या शांत बने रहना। यानी लोप निगेटिव एक्ट ये कहा जा सकता है, और एक्ट जिसे आप सामान्य तौर पर एक्ट कहते हो वो पॉजिटिव एक्ट ये कहा जा सकता है। तो कार्य और लोप, these are the two instruments by using of which you can perform any act, whether that is a, ठीक है, whether that is a offense or a innocent act, कुछ भी हो वो किया दो ही तरीके से जा सकता है, इसके अलावा तीसरा तरीका नहीं है। ठीक है, तो आपका कहता है कार्यों की जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, और ये शब्द इसलिए समझना जरूरी है, डेफिनेशन क्लास कभी आप पढ़ेंगे तो डेफिनेशन में शब्दों के जो अर्थ दिए, सामान्य नियम यही रहेगा कि ये शब्द जब भी एक्ट में आ जाएंगे तब तक उनका वही अर्थ समझा जाएगा जो उन्हें डेफिनेशन क्लास में विधायिका ने दिया। और अगर विधायिका ने उस शब्द को कोई अर्थ नहीं दिया, क्योंकि डेफिनेशन क्लास में भी स्टैट्यूट में प्रयुक्त तो सारे शब्द डिफाइंड नहीं होते, तो फिर स्टैट्यूट में जो शब्द परिभाषित है, सॉरी, स्टैट्यूट में जो शब्द उपयोग किया गया है उसका वो अर्थ लेंगे जो शब्द का सामान्य अर्थ समाज में समझा जाता है। यानी पहला नियम स्टैट्यूट के अर्थान्वयन का वो ये है कि स्टैट्यूट में प्रयुक्त शब्द आप डेफिनेशन क्लास में देखेंगे, अगर डेफिनेशन क्लास में वो डिफाइंड है तो वही अर्थ, वहां नहीं है डिफाइंड। और विधि कैसी है? दंडिक
इन नेचर है, पीनल इन नेचर है, तो फिर निर्वचन का जो नियम इस्तेमाल होगा वो लिटरल इंटरप्रिटेशन का होगा, शाब्दिक अर्थान्वयन होगा। शाब्दिक अर्थान्वयन का अर्थ समाज में जो सामान्य अर्थ उस शब्द का समझा जाता है वही लिया जाएगा, और ये दोनों नियम नहीं लगेंगे। हालांकि निर्वचन के अन्य नियम भी हैं, लेकिन इंटरप्रिटेशन हम इस समय नहीं बता रहे, इसलिए सारे नियमों की चर्चा हम नहीं कर रहे। अन्य नियम भी है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है, सजाति का नियम भी है, बहुत सारे, लेकिन उन सबकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहां हमारा उद्देश्य अर्थान्वयन के नियम नहीं बताना है, यहां हम दूसरी ही बात कर। तो आप अगर दोनों स्थितियों में, यानी शब्द न तो डेफिनेशन क्लास में है और ना ही, ठीक है, कहीं और परिभाषित है, तब तो ठीक है, सामान्य अर्थ लेंगे, और डेफिनेशन क्लास में परिभाषित हो तो डेफिनेशन क्लास का अर्थ लेंगे। लेकिन डेफिनेशन क्लास में भले ही परिभाषित है, लेकिन संदर्भ यानी एक्ट में जहां पर वो शब्द प्रयोग हुआ वहां पर उसका संदर्भ ये अर्थ दे रहा है कि यहां पर उसका कम से कम डिफरेंट अर्थ है, तो फिर डेफिनेशन क्लास में उस शब्द के अर्थान्वयित होते हुए भी उस शब्द का वो अर्थ ग्रहण नहीं होगा जो विधायिका ने उसे डेफिनेशन क्लास में दिया है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा स्वयं विधायिका के ये शब्द कह रहे हैं कि संहिता में जब तक इस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस संहिता को जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के समय जो विषय वस्तु से संदर्भ आ रहा है उस संदर्भ में अगर अन्यथा अर्थ लेने की मांग ये न हो तो वो शब्द जो यहां परिभाषित है उसका वही अर्थ लिया जाएगा जो यहां है। जैसे एक्ट हमने कहा, एक्ट का अर्थ कार्य भी है और एक्ट का अर्थ विधि भी है। ठीक है, अंदर आप कुछ पढ़ रहे हैं और इलीगल डिफाइन हो रहा है तो एक्ट का अर्थ फिर कार्य नहीं लिया जा सकता, फिर एक्ट का अर्थ विधि लिया जाएगा, जबकि यहां एक्ट कार्य और लोप इस रूप में डिफाइंड है। ठीक है, तो इन शब्दों को आप छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं, और आप एक शब्द भी छोड़ देंगे तो कॉन्सेप्शन में ठीक नहीं रहेगा मसला। ठीक है, संदर्भ आया इसलिए बता रहा हूं, किसी को बेइज्जत करना मेरा उद्देश्य नहीं है। आपको हमने इन्वेस्टिगेशन ये बताई थी और ये भी बताया था कि इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ कलेक्ट होता है उसका ड्यूरिंग ट्रायल क्या उपयोग होगा, और आपको ये बताया गया था कि व्हाटएवर हैज बीन कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो एविडेंस नहीं है। एविडेंस वही है जो साक्षी ने न्यायालय के समक्ष कहा है, और अगर आप यह कहना चाहते हैं कि न्यायालय के समक्ष साक्षी ने जो कुछ कहा वो झूठ है, तो उसे झूठ साबित करने के लिए आपको उसके वर्तमान कथन को, एफआईआर, उसने विवेचक के समक्ष जो कथन किए थे अंतर्गत धारा 161 जो अब वर्तमान धारा 180 है, 181 होगी, ठीक है, उसमें जो उसने कथन किए उन्हीं से उसका खंडन करना होगा। अन्यथा खंडन करने के लिए अन्य कोई स्टेटमेंट यदि उसने कहीं और कुछ लिखित रूप से कर रखा है वो उपलब्ध न हो तो फिर कुछ भी उसका खंडन करने के लिए नहीं है। और अगर आपने ड्यूरिंग ट्रायल जो उसने कथन किया उसे विवेचना के दौरान किए गए कथनों से खंडित नहीं किया तो उसके शपथ पर किए गए कथन न्यायालय में सच माने जाएंगे। ठीक है, ये आपको बताया गया था। ठीक है, अगर कोर्ट में
एक साक्षी शपथ पर कुछ कह रहा है और इन्वेस्टिगेटिंग अफसर उसके विरोध में कथन रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग अफसर उसने भी न्यायालय में अपने कथन रिकॉर्ड कराए हैं और वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तथ्य के साक्षी से, ठीक है, तो भी तथ्य का साक्षी जो कह रहा है वो माना जाएगा। इन्वेस्टिगेटिंग अफसर कुछ डिफरेंट कह रहा है, इस आधार पर तथ्य का साक्षी गलत नहीं माना जाएगा। यदि आपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जो लिखा था उससे उसे खंडित नहीं किया, ठीक है, क्योंकि उसने शपथ पर जो कहा वो सच है। आईओ के पास 20 प्रेरणाएं हो सकती हैं झूठ लिखने की, और अगर आपने ये नहीं किया, यानी उसकी विश्वसनीयता को चोट नहीं पहुंचाई कि आईओ को आपने ये बताया था, आज आपने ये बताया है, इन दोनों में अंतर क्यों है, या आपने उसको खंडित नहीं किया, तो उसका स्टेटमेंट असंदिग्ध माना जाएगा और आपको सजा मिलेगी, ठीक है। यही हो रहा था आज हमारी कोर्ट में, ठीक है। हमारा कहना यही था कि इन्वेस्टिगेटिंग अफसर यह कहता है कि कोई चक्षुदर्शी साक्षी घटना का नहीं है, यह इन्वेस्टिगेटिंग अफसर कहता होगा। हमारे साक्षी कहते हैं कि वे आई विटनेस थे घटना के, और आपने हमारे साक्षियों को उनके जो पूर्व के कथन है उनसे एक बार भी खंडित नहीं किया है, तो हमारे साक्षी जो कह रहे हैं वही सच है। इन्वेस्टिगेटिंग अफसर ने जो किया, कुछ भी किया हो, इन्वेस्टिगेटिंग अफसर कुछ भी कहते हो, क्योंकि विवेचना में जो कुछ हुआ उसका अन्य कोई उपयोग है ही नहीं, यही उपयोग है उसका ड्यूरिंग ट्रायल। और बाकी प्राइमा फेसी टू फाइंड आउट अ प्राइमा फेसी केस, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन होता है। हम आपको यह बता रहे हैं कि जब आप कानून में एक भी लाइन छोड़ेंगे, एक भी लाइन, तो उसके परिणाम आपके लिए बेहद घातक होंगे, बेहद घातक होंगे। हां, आप संवेदनशील नहीं है, ठीक है, तो आपको आपके मुवक्किल की सजा कोई दर्द नहीं देगी, अन्यथा बहुत दर्द देगी कि मेरी वजह से, ठीक है, आपने फीस ली है, आपको उसे जस्टिफाई करना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए आपने क्यों नहीं खंडित किया, और वो इसीलिए क्योंकि पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं मीनिंग देर भाई, अगर पढ़े भी तो पूरा नहीं पढ़ना है। पहली लाइन क्या लिखता है, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यानी नियम यह नहीं है कि डेफिनेशन क्लास में जो डेफिनेशन दी है वो ऐसा लागू हो जाएगी, यह नहीं है नियम। नियम यह है कि अगर संदर्भ से कुछ अन्यथा भी अपेक्षित हो रहा तो वो समझिए, फिर यह डेफिनेशन क्लास लागू नहीं हो सकता, ठीक है। एक एक लाइन और एक एक शब्द विधायिका का इंपॉर्टेंट होता है। कहता है कि जब तक कि संदर्भ संहिता में, इस संहिता में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यानी और डैश लगा दिया, इसका मतलब अब डेफिनेशन क्लास में जो भी शब्द आएगा उससे पहले ये शब्द पढ़े जाएंगे, यही अर्थान्वयन का सिद्धांत है। तो जब इस रूप में पढ़ेंगे तो इसे ऐसे पढ़ा जाएगा कि इस संहिता में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, कार्यों की एक आवली का उसी प्रकार द्योतक है जिस प्रकार एक कार्य का। और ये बात कहां लिखी थी, पहले 32 मेरे ख्याल 32 सेक्शन 32 था आईपीसी में, उसमें लिखी हुई थी कि अगर कहीं यह कहा गया कि कोई अमुक कार्य करेगा तो अमुक दंड से दंडित किया जाएगा, अगर वो एक संव्यवहार में एक से अधिक काम करे तो सीरीज ऑफ एक्ट से उसका वही काम किया जाना समझा जाएगा। और यह अभियुक्त के फायदे की बात है, अगर ऐसा ना हो तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। आपने एक संव्यवहार में कुर्सी चुरा ली, मेज चुरा ली, लैपटॉप चुरा लिया, एसी चुरा लिया, तो प्रत्येक कार्य एक डिफरेंट चोरी का गठन कर रहा है, तो हो सकता तुम 300 साल की सजा पा जाओ, ठीक है। इसीलिए उसने कहा कि कार्य शब्द के अंतर्गत कार्य की आवली भी आती है,
ठीक है, आपने चोरी की है सिर्फ इतना ही कहा जाता है, जबकि आपने उस व्यवहार में अनेकों चीजें चुराई हैं और प्रत्येक चीज एक डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट चोरी को गठित कर रही है। यह आपके बहुत फायदे की बात है, आपके मतलब आप चोर नहीं है ना, आपके फायदे की है। जो भी चोर हों उनके बड़े फायदे की है। उन्हें लेटर ऑफ थैंक्स ये लिखना चाहिए, नहीं तो हो सकता 300 साल की सजा है कि चोरी पा जाओ। 100 चीजें चुराई, 300 साल की हो गई सजा। जिस छोटे मियाँ बड़े मियाँ उन्होंने पूरा, ठीक है, भाई उड़ा दिया। ठीक है, तो ऐसा अगर आपने किया तो हो सकता 300 साल सजा पाओ। क्यों ऐसा नहीं होगा? एक तो आगे सेक्शन आएगा जो पहले धारा 71 थी, 71 ही तो थी कि जब तक अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित न हो तब तक जब एक काम ऐसे दो कामों से मिलकर बनना हो, ठीक है, जो स्वयं अपराध हो और बनने वाला काम भी अपराध हो, तो गुरुतर दंड से दंडित किया जाएगा। वो सेक्शन अभी भी है, आएगा तब देखेंगे। लेकिन वो सेक्शन है, ये डेफिनेशन है। यहां कहता है कार्यों की एक आवली का उसी प्रकार द्योतक है जिस प्रकार एक कार्य का। और यही बात लोक में लागू होगी, क्योंकि लोक निगेटिव एक्ट है। लोक, ठीक है, कार्य नहीं है, ये नहीं है, लोक निगेटिव एक्ट है एक्ट नहीं है, वो कार्य, ठीक है ना। तो कार्यों की आवली का उसी प्रकार द्योतक है जिस प्रकार एक कार्य का। अच्छा, फिर कहता जीव जंतु से, मानव से भिन्न कोई जीवित प्राणी अभिप्रेत, ठीक है, जीव जंतु से मानव से भिन्न, ठीक है। हालांकि मानव अपने आप को जंतु से भिन्न बहुत समय से मानता आया है, जबकि उसकी इस मान्यता का कोई आधार नहीं है। भाषा तुम्हारे पास है तो उनके पास भी है, ये अलग बात है। तुम्हारी भाषा अलग है, उनकी भाषा अलग है। तुम कहते हो मेरे पास अभिव्यक्ति भाषा के रूप में, ठीक है, देने की क्षमता है, हो सकता है उनके पास भी हो, उनकी भाषा तुम जानते ही नहीं, इसलिए उनकी अभिव्यक्ति को समझ ना पाते हो। अगर तुमने समाज की रचना की है तो उन्होंने भी समाज की रचना की है। आप डिस्कवरी देखो, वो बताते हैं शेर भी झुंड बनाकर रहते हैं और उसमें उनके राजा और मंत्री और फलाना और ढिमाका सब होता है, ठीक है। तो आपके लिए कोई कारण नहीं है कि आप अपने आप को जंतु से भिन्न मानो, लेकिन फिर भी लोग मानते ही आए और अनावश्यक अपने को श्रेष्ठ घोषित कर दिया है, ठीक है, अन्य प्राणियों से। क्यों घोषित कर दिया, इसका कोई तर्क संगत आधार नहीं है। बल्कि देखे तो तुम थोड़ा उनसे कमजोर हो। बंदर पेड़ पे रह रहा, तुम जमीन पे रह रहे, ऊंचे तो वो रह रहा, तो तुमको तो श्रेष्ठ हो बंदर से, ठीक है ना। लेकिन फिर भी भाई आपने मान लिया तो मान लिया, ठीक है। तो जीव जंतु और जीव तो कम से कम आप हैं, लेकिन आपने पता नहीं क्यों, किस आधार पर, जिस आधार को हम तो समझ ही नहीं पाते कि किस आधार पर आप अपनी श्रेष्ठता का दावा करते हैं, और आप ही करते हैं, ठीक है। और कोई कंपटीशन भी आयोजित नहीं करते। कंपटीशन आयोजित करो तो हो सकता है जो घोड़े से तुम दौड़ नहीं सकते, ठीक है, गधे से ज्यादा सामान नहीं ले जा सकते, ठीक है, किससे तुम ज्यादा मजबूत हो, लेकिन फिर भी है लोगों का। तो जीव जंतु इसे डिफाइन करते हुए वो कह रहा है मानव से भिन्न, क्योंकि मृत्यु शब्द आएगा और मृत्यु जीव जंतु की भी होती है, ठीक है। तो उसकी मृत्यु और मानव की मृत्यु में डिफरेंस पैदा किया जा सके, सिर्फ इस उद्देश्य से यहां पर यह लिखा कि जीव जंतु, इससे मानव से भिन्न कोई प्राणी, जीवित प्राणी अभिप्रेत है, ठीक है, और वो भी जीवित प्राणी। आगे कहता है बालक, बालक से 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है। अब आप बालक और शिशु इसमें कोई फर्क नहीं करते, ठीक है। आप शिशु और बालक इसमें कोई अंतर कभी करते ही नहीं, जबकि शिशु अलग बात है, ठीक है। भाषा
ठीक है, शिशु, बालक, किशोर, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, व्यक्ति के जीवन की इतनी अवस्थाओं को बताती है। और आप सिर्फ बूढ़ा और जवान, बच्चा और जवान इस प्रकार की बातें करते हैं, तो इसलिए उसने कानून में कहा 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बालक है, और शिशु ये 7 वर्ष या उससे कम आयु का व्यक्ति। तो बालक अपराध कर भी पाएगा, ठीक है, और अपराध का शिकार यह भी हो सकता है। शिशु अपराध का शिकार हो सकता है किंतु अपराध कर नहीं सकता, क्योंकि वो उस भावना से ही अनजान है जो अपराध का गठन करती है, ठीक है, वो उस दूषित मानसिकता को धारित कर ही नहीं सकता। इसीलिए कोई धार्मिक व्यक्ति चोरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो ये मानता है समय भूमि गोपाल की, वो चोरी कैसे कर लेगा, ठीक है, वो तो ये मानता है कि सब कुछ भगवान का ही है। चोरी सिर्फ आप कर सकते हो जो ये मानते हो कि मेरी तो मेरी है और बाकी सब भगवान की है, दूसरे की जो है वो भगवान की, वो भगवान की होने के तर्क से हम ले सकते हैं और मेरी कोई नहीं ले सकता। ये यहां से चोरी जन्मती है, ठीक है, जो उस दूषित मानसिकता को धारित ही नहीं कर सकता। बच्चा अपना पराया जानता नहीं, उसके मन में कोई भाव ही नहीं होता, वो भाव को रखने में सर्वथा अक्षम है। वो आपके घर आता है, आप ही की चीज उठाता है और बड़े अधिकार से कहता हो तुम रोको तो रोएगा, वो जोर जोर, यूं मानो वो चीज उसी की है, ठीक है, वो आप ही से छीन लेगा। कुछ बच्चे हमने स्कूलों में देखे कि वो आएंगे, सबसे पहले वो जो लंच में लेके आए वो सबसे पहले ही खा लेंगे, और उसके बाद थोड़े अगर तगड़े तो दूसरा बच्चा जो लेकर आया उसे छीन लेंगे, और जिसका जो लेके आया तो उसी को कुछ नहीं देंगे और खुद सब खा लेंगे, ठीक है, ऐसे बच्चे होते हैं। अब उनके घर में शिकायत जाती रहे तो जाती रहे, बच्चा कुछ नहीं जानता, ठीक है। तो शिशु अपराध करने में अक्षम है, वो अलग कैटेगराइजेशन है। तो कहता है बालक, इससे 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति अभिप्रेत। अब बात करता है कूट करना, ठीक है, आपका काउंटरफीट, ये शब्द आपके मतलब का है। आपके मतलब का इसलिए क्योंकि आप ये कर सकते हो। बच्चा, ठीक है, वो तो निर्दोष है। अब जिससे बात जिसकी चल रही है वो हम सब कर सकते हैं। तो क्या कहता है कूटकरण, आपने कूटकरण किया है, ये कब माना जाए? कहता कोई व्यक्ति जो एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से कर देता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे, यह संभाव्य जानते हुए करता है कि तद द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण करता है, ये कहा जाता है। देखिए, जब भी अपराध डिफाइन होता है तो अपराध को डिफाइन करने का एक बड़ा सीधा सीधा मापदंड है, और सीधा सीधा मापदंड यह है कि अपराध अगर नहीं हुआ तो इसके कारण से जो अपराध का करता है, जिसे अपराधी कहा जाना ठीक होगा, उसे कोई रिलैक्सेशन मिलेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। या यूं कहें कि अपराध घटित नहीं हुआ तो इसके कारण अपराधी को जो रिलैक्सेशन मिल सकता है वो केवल दायित्व के प्रश्न पर मिल सकता है। इससे ज्यादा कोई रिलैक्सेशन अपराधी को नहीं मिल सकता। और ये बात आपको खूब ठीक से समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप वहां कचहरी में खड़े होकर इस प्रकार की बेवकूफी की बात करते हो तो हमें तो कम से कम बहुत गुस्सा आता है।
कि तब चोट तो लगी ही नहीं। अरे वाह, आपका आशय क्या था मारने के पीछे? आपका आशय तो जान से मार देना ही था। उसके चोट नहीं आई तो इसका लाभ दें आपको। ठीक है, चोट आना जरूरी थी। चोट नहीं आई, ठीक है, प्राणघातक या अन्य प्रकार की, या आप क्या कहते हैं वहां खड़े होके कि साहब 307 का मुकदमा लिख दिया, जो चोट है वो तो सिंपल है, सिंपल इन नेचर है। तो ग्रीवियस आती तभी आप मानते, अगर उसके भाग्य ने काम किया, उसके पूर्ण कर्म उदय हुए और सिंपल नेचर चोट आई तो आपको फायदा दे दे। इसलिए इस प्रकार की बातों को आप करें, खूब करें, की भी जाती है, सब करते हैं, लेकिन फिर पूरा करें। पूरा का मतलब यह कि आपका वो दायित्व तो नहीं हो सकता जो गंभीर चोट आती तो होता। यह सही है। यानी अपराध अगर अपराधी ने करने की कोशिश की है और अपराधी द्वारा आशयित परिणाम पूर्ण रूपेण पैदा हुआ है तो उसका जो दायित्व है वो दायित्व भिन्न होगा। यदि अपराधी द्वारा आशयित जो काम है वो नहीं हुआ तो उसका जो दायित्व होगा, इन दोनों दायित्वों में फर्क होगा और होना भी चाहिए। ठीक है, यानी आपने जान से मारने की नियत से यदि गोली चलाई, किसी के लगी, तो आपका जो दायित्व होना चाहिए उस दायित्व में, और आपके नहीं लगी इस समय जो आपका दायित्व होना चाहिए, इन दोनों दायित्वों के बीच फर्क होना चाहिए। और यदि लगी भी तो चोट किस ढंग की आई उसके आधार पर भी दायित्वों में अंतर यह आना चाहिए, लेकिन दायित्व नहीं होना चाहिए, यह बात सिरे से गलत है। दायित्व तो होगा ही। और यह आप देखते भी है, जो पिछली आईपीसी में धारा 307 थी, वहां कहता था विदाउट इंजरी है, इंजरी कोई नहीं है तो 10 साल सजा, और अगर इंजरी है तो या तो 10 वर्ष या आजीवन कारावास तक कोई भी सजा। ठीक है, ये मिल सकती है। फिर इंजरी है, फिर कैसी इंजरी है, इस पर भी मामला आएगा। और पहले तो मृत्युदंड तक था, अब 109 देखनी पड़ेगी कि है या नहीं। अभी हम पहुंचे नहीं वहां, देखी भी नहीं हमने, देख लेंगे, वो कोई महत्व की बात नहीं। ठीक है, सिद्धांत महत्व की बात होता है, उसे समझना महत्व की बात होता है। आपने कूटकरण किया, कूटकरण हो गया, यह बात आपके दायित्व को बढ़ाती है। आपने कूटकरण किया, आपने किया, दूसरा समझदार और होशियार आदमी था, ठीक है, वो प्रवंचित यानी प्रवंचना, यानी इसे सामान्य भाषा में क्या बोलता, धोखा देना, वो धोखे में पड़ा ही नहीं। आपने दिया जरूर चूना दही बताकर, लेकिन वो समझ गया चूना है, दही नहीं है, उसने उसका दही जैसा उपयोग किया ही नहीं, इसके कारण से तुम निर्दोष हो गए। ये कहां है, तुम तो दोषी हो। अब आपको सब उसने दही की तरह उपयोग तो किया ही नहीं, तो इससे क्या फर्क पड़ा? इससे आपके दायित्व पर फर्क हो सकता है, लेकिन आपके कृत्य की दोषिता इस पॉइंट ऑफ व्यू पर या इस बिंदु पर कोई अंतर नहीं है। और वही चीज आपको यहां दिखाई देगी, कूटकरण। ठीक है, इसके संबंध में परिभाषा खंड में जो कह रहा है कि कूटकरण कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश, उसने ये नहीं कहा दूसरी चीज बना देता है, नहीं, दूसरी चीज के सदृश, यानी एक चीज और दूसरी चीज में जब सादृश्य ये पैदा किया जाए, यानी दूसरी को पहले जैसा, सादृश्य का मतलब क्या है, दृश्य पहली और दूसरी में समान हो जाए, तब सादृश्य उत्पन्न हुआ है।
ये अपने आप पैदा हो गया, अलग बात है। आपने पैदा किया सादृश्य, पहली चीज को दूसरी चीज के समान या दूसरी चीज को पहले चीज के समान, इस आशय से किया। आशय जरूरी है। आपने पहली चीज को दूसरी चीज के समान या पहली चीज को या दूसरी चीज को पहली चीज के समान किया, आशय कोई नहीं है, तो कोई कूटकरण नहीं हुआ है। ठीक है। तब जो कुछ हुआ उसे बोलते हैं कॉपी करना। कॉपी करने में भी आप एक चीज को दूसरी चीज के सदृश ही करते हो। ठीक है। लेकिन तब कूटकरण नहीं है, या यूं कहें कूटकरण कॉपिंग में से निकली हुई वो गतिविधि है जो इस आशय से की जाती है कि उसके माध्यम से एक व्यक्ति को प्रवंचित किया जाए, मीनिंग देयर बाय धोखा दिया जाए, डेसिट इसको कारित किया जाए। ठीक है ना, धोखा दिया जाए, प्रवंचना की जाए, झूठ बोला जाए, उसे कुछ ऐसे तथ्य जो अस्तित्व में नहीं है उन पर विश्वास दिला दिया जाए। कॉपिंग में से ही निकली गतिविधि है। कॉपिंग एक बड़ा एक्ट हुआ, उसमें से कुछ निकाल लिया, जिसे कूटकरण कहा गया है। तो कहा कि कूटकरण कोई व्यक्ति जो एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से करता है, मीनिंग देयर बाय यू आर डूइंग समथिंग, ठीक है, टू जनरेट ए पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस। ठीक है। आप एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से कर रहे हैं कि दूसरी चीज जिसे आप सदृश बना रहे हैं उससे आप प्रवंचना करें, ये आशय है आपका, या ये संभाव्य जानते हुए कि तद द्वारा प्रवंचना की जाएगी। अब आप खुद नहीं कर रहे, लेकिन आप जान रहे हो ये जो सदृश हम बना रहे हैं इसके माध्यम से ये इसका उपयोग काहे में करेंगे, प्रवंचना करने में। आप इनकी मदद कर रहे हो, तो आप इनकी मदद नहीं कर रहे, आप ही कूटकरण कर रहे हो, आप ही प्रवंचना कर रहे हो, ये माना जाएगा। यानी दोनों में दायित्व को समान कर दिया। वह कूटकरण करता है ये कहा जाता है, यानी आप भी कूटकरण कर रहे हो। यद्यपि आप सीधे सीधे सदृश की गई चीज का उपयोग स्वयं नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप, चूंकि ये संभाव्य, और वो भी जानते नहीं, संभाव्य जानते हो। संभाव्य, ये नहीं कि इन्होंने कहा है कि आप सदृश कर दो और आप कर रहे हो, केवल तभी आप कूटकरण करने वाले माने जाओ। आप इस दशा में भी कूटकरण करने वाले माने जाओगे और उस दशा में भी माने जाओगे जब इन्होंने नहीं कहा, लेकिन फिर भी आप ये संभाव्य जानते हो कि ये इसका इस प्रकार का उपयोग कर सकती है, संभाव्य है, तब भी आप कूटकरण के दोषी। आगे कहता है स्पष्टीकरण, कूटकरण के लिए आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी हो। ये जरूरी नहीं है कि नकल ठीक वैसी हो, बस किसी को प्रवंचित करने के लिए पर्याप्त हो, अर्थात उससे प्रवंचना हो सकती हो, बस इतना पर्याप्त है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक वैसी हो जरूरी नहीं है। ठीक है, ये एकदम ठीक वैसी होना जरूरी नहीं। स्पष्टीकरण 2 कहता है जबकि कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश कर दे और सादृश्य ऐसा है कि तद द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती है, तो जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के इस प्रकार सदृश बनाता है, उसका आशय उस सदृश द्वारा प्रवंचना करने का था, या वह यह संभाव्य जानता था कि तद द्वारा प्रवंचना की जाएगी। आपके आशय आप ही को पता होंगे। आप एक चीज को दूसरी चीज के सदृश कर रहे थे, और चूंकि आईपीसी में कूटकरण परिभाषित हो रहा है, इसका मतलब ये कि इस परिभाषा की जरूरत तभी पड़ेगी
व्यवहारिक स्तर पर जब इस कूटकरण के माध्यम से कोई अपराध हो जाएगा तभी तो पड़ेगी जरूरत, अन्यथा पड़ेगी क्यों? तो व्यवहारिक स्तर पर आपके विरुद्ध यह अवधारणा काम करनी शुरू कर देगी कि आपने इसी आशय से, नहीं तो एक चीज को दूसरी चीज के सदर साथ में बनाया क्यों? यदि कोई डिफरेंट आशय था तो आप बताते। अब आप सिद्ध करो कि डिफरेंट आशय था आपका। आप तो फैंसी ड्रेस की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते थे, इसलिए तुमने मिलिट्री जनरल की ड्रेस, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की ड्रेस तैयार की थी, अन्यथा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के द्वारा धारण किए जाने वाले अलंकरण आपने क्यों तैयार किए थे? आप बताइए तो। आपने वो मेडल्स, वो सारी चीजें क्यों तैयार की थी जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ही धारण करते हैं? और इस कूटकरण का उपयोग या इस कूटकरण की जरूरत तो हमें तभी पड़ेगी जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनकर कोई कुछ कर देगा और आपके बारे में सिद्ध हो गया कि आप ही ने ये तैयार किया, तो फिर ये अवधारणा की जाएगी। और अवधारणा की जाएगी, इन शब्दों का अर्थ एविडेंस एक्ट में हम लोगों ने देखा है कि जिन तथ्यों के बारे में विधायी निर्देश होगा कि उन्हें उद्धारित किया जाएगा, उन तथ्यों को तब तक साबित माना जाएगा जब तक कि विपरीत ना साबित न कर दिया जाए, जब तक उन्हें ना साबित न किया जाए। तो आपके बारे में उदाहरण होगी कि आपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ द्वारा धारण किए जाने वाले मेडल और उनकी ड्रेस इसीलिए बनाई थी ताकि यह अपराध किया जा सके, और आपने किसी डिफरेंट आशय से बनाई थी। आप फैंसी ड्रेस में भाग लेना चाहते थे, या किसी ने आपसे कहा था फैंसी ड्रेस में भाग लेना, या साहब सैफ अली खान कोई पिक्चर बना रहे थे उसमें उन्हें पहननी थी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की ड्रेस, तो फिर आप साबित करो, क्योंकि उदाहरण इसके विरुद्ध होगी। यह माना जाएगा कि आपने ऐसा किसी को प्रवंचना करने के उद्देश्य से ही किया था। ठीक है, और यह होना भी चाहिए। तो यही है, यहीं तक बात आज रखेंगे, क्योंकि नेटवर्क चला गया तो अन्य लोग जो जुड़े हैं उन्हें दिक्कत आ रही होगी, तो बात को यहीं रखेंगे, शेष अगले क्लास।